मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आज का प्रकरण है हिंदी भाषा की विशेषताएं, संज्ञा के विकारी तत्व एवं क्रियाभेद। पूर्व पाठ में हमने अध्ययन किया हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं और इसके अंतर्गत हिंदी भाषा के शब्द, पद, वाक्य आदि का विस्तृत अध्ययन किया। साथ ही विकारी और अविकारी तत्वों को संक्षेप में जाना। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत संज्ञा के विकारी तत्व का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा और विकारी एवं अविकारी शब्दों के पहचान हेतु जो नियम बनाए गए हैं उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में भेद को समझा जाएगा। साथ ही लिंग पहचान के जो नियम बनाए गए हैं उन पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस पाठ में क्रिया भेद के विषय में भी अध्ययन किया जाएगा। प्रारंभ करते हैं संज्ञा के विकारी तत्व। संज्ञा में विकार लिंग, वचन व कारक के कारण होता है, अतः इन्हें संज्ञा के विकारी तत्व कहते हैं। ये हमने पूर्व पाठ में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि लिंग क्या होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो अगर हम लिंग भेद देखें तो ये दो भेद में वर्गीकृत किया जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे नौकर, राजा, मोर, सेवक। तो इन सभी शब्दों से आप देख सकते हैं कि एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे नौकर वो पुल्लिंग है, तो नौकरानी, नौकरानी से स्त्री का बोध हो रहा है तो इसलिए स्त्रीलिंग है। रानी, राजा का स्त्रीलिंग रानी। मोर, मोरनी। सेवक, सेविका। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग हुए और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लेकिन इसमें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दोनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सचिव स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग होता है और पुल्लिंग में भी। क्लर्क, प्रधानमंत्री। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में साथ किया जाता है। लिंग पहचान के कुछ नियम हैं कि कैसे हम हिंदी में लिंग पहचान करें। तो हिंदी में लिंग दो होते हैं, ये स्पष्ट हो चुका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और प्रत्येक संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग। तो प्राणीवाचक शब्दों की पहचान सरलता से हो जाती है और नरवाचक शब्द पुल्लिंग, मादावाचक शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग शब्द को एक बार हमने अभी उदाहरण से समझाया था, इसे और स्पष्ट करते हैं कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं। पिता, गधा, शेर, नौकर, बंदर, बैल। सभी लोग पूर्ण भिज्ञ हैं कि ये शब्द पुल्लिंग या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। माता, अध्यापिका, बकरी, जननी, बेटी। जो ये उदाहरण आप देख रहे हैं तो ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग। उदाहरण एक हमें देना होगा क्योंकि कुछ निर्जीव वस्तु होती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक, शरबत, पानी। अब ये शब्द ऐसे हैं जो निर्जीव होते हैं, तो अब इन शब्दों के लिंग निर्णय में कठिनाई आती है। अब क्यों आती है? क्योंकि इनका कोई भौतिक धरातल पर लिंग होता ही नहीं है और जिनकी भाषा हिंदी नहीं होती है, अहिंदी भाषी, वे लिंग पहचानने में बहुत बार गलती कर देते हैं। जैसे निर्जीव शब्दों के संदर्भ में विशेष रूप से कहा जा रहा है कि यह मेरी किताब है, यह मेरी स्कूटर है। तो यहाँ पर निर्जीव शब्द है किताब और स्कूटर, इसलिए लिंग समझने में गलती हो सकती है अहिंदी भाषी लोगों की बहुधा। ऐसी गलती हिंदी भाषी भी कर सकते हैं। तो उसके कुछ विशेष नियम है लिंग पहचान के, जिनको हम यहाँ पर एक एक करके बिंदुवार अध्ययन करेंगे।
जो अकारांत तत्सम शब्द होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग माने जाते हैं। अकारांत मतलब नगर, वन, धर्म, संसार। तो इस प्रकार के अकारांत तत्सम शब्द ये क्या है? पुल्लिंग। अब दूसरा नियम है आकारांत। जो आकारांत शब्द होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। बुढ़ापा, आकारांत क्या? पा लगा हुआ है तो अंत में बुढ़ापा, रास्ता, हीरा, दादा, बेटा, लोहा, पिता। तो ये आकारांत शब्द हैं। तो ये कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। इसमें भी हमेशा ये नियम नहीं लागू होता है, इसीलिए प्रायः लिखा गया है। इसके भी अपवाद होते हैं। लता, चिड़िया, मैना, माता, चूहिया, ये कैसे हैं? अपवाद हैं। ये आकारांत होने के बाद भी पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। पर्वत जो होते हैं, सागर या महाद्वीप, इनके जो नाम रखे जाते हैं या जो नाम हैं वो कैसे होते हैं? प्रायः इनके नाम पुल्लिंग होते हैं और इनको पुल्लिंग से ही जाना जाता है। हिमालय, विंध्याचल, हिंद महासागर, एशिया महाद्वीप, ये क्या है? पुल्लिंग है। इसी प्रकार धातुओं के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पीतल, पीतल एक धातु है। सोना, लोहा, ये क्या है? धातु के नाम है, इसलिए पुल्लिंग है। इसमें भी अपवाद होता है। चांदी, चांदी को पुल्लिंग नहीं मानते हैं। महीने के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे जनवरी, मार्च, चैत्र, आषाढ़, ये क्या है? पुल्लिंग। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इनको पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब दिनों के नाम को देखें तो दिन के नाम भी जो होते हैं, जैसे सोमवार हुआ, गुरुवार, मंगलवार, रविवार, ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य और रत्न, ये जो पदार्थ होते हैं द्रव्य रत्न, ये भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे द्रव्य में क्या क्या आता है? तेल हुआ, घी हुआ, शरबत, मूंगा, हीरा, इनको हम पुल्लिंग शब्द के रूप में समझते हैं या जानते हैं। लेकिन और नियमों की तरह इसमें भी कुछ अपवाद हैं। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनको हम पुल्लिंग के रूप में नहीं प्रयोग करते हैं या नहीं प्रयोग किया जाता। जैसे अपवाद में कौन कौन से शब्द आते हैं? लस्सी, लस्सी को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग की तरह नहीं प्रयोग करेंगे। शराब, चाय, मणि, इस तरीके के जो शब्द हैं। इसी प्रकार ग्रहों और तारों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे राहु ग्रह, मंगल, शनि, सूर्य, ये जो ग्रह हैं ये पुल्लिंग माने जाते हैं। अनाजों के नाम भी प्राय पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे चना, बाजरा, मक्का, चावल। लेकिन इसमें भी अपवाद पाया जाता है। ज्वार, सरसों, अरहर, ये अपवाद होते हैं, ये पुल्लिंग नहीं माने जाते हैं। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हम उदाहरण से समझें, अशोक, जामुन, आम, चीड़, देवदार, ये वृक्ष हैं, पुल्लिंग होते हैं इनके नाम जो हैं। और अपवाद इसमें भी है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया जाता, जैसे नीम, बेरी, इमली, ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत नहीं होते। ये वृक्ष के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आगे, पन, पा, आप, आओ, ये प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे बचपन, तो इसका पन लगा हुआ है अंत में। मिलाप, बुढ़ापा, बहाव, ये शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग। और जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वो भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे क्षेत्र, चित्र, चरित्र, शास्त्र। और देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेपाल, भारत, अमेरिका, भूटान, बांग्लादेश आदि। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, उ, क, ट, म आदि। आर, जिन शब्दों के अंत में आर आता है वे शब्द भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सुनार, संसार, विस्तार। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में आर आ रहा है, इसलिए ये प्रायः पुल्लिंग माने जाते हैं।
अब स्त्रीलिंग की पहचान के नियम देखते हैं। अभी तक हमने जो नियम देखे वो पुल्लिंग शब्दों की पहचान के थे। तो स्त्रीलिंग की पहचान के जो नियम है, इसमें हम प्रारंभ करते हैं इकारांत तत्सम शब्द जो प्रायः स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे भक्ति, रात्रि, नीति, राशि, विधि। ये शब्द कैसे? इकारांत तत्सम शब्द, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इकारांत, वो इकारांत था, ये ईकारांत है। ईकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग माने जाते हैं। रोटी, चीनी, लकड़ी, लेखनी, तो ये क्या है? ईकारांत है और इसलिए ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद पाया जाता है, जैसे हाथी, मोची, मोती, पानी, घी। ये ऐसे शब्द हैं जो ईकारांत होने के बाद भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। भाषाओं और लिपियों के नाम भी कैसे माने जाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे देवनागरी लिपि, अरबी, गुजराती, गुरमुखी, ये लिपियों के नाम हैं और ये स्त्रीलिंग की कोटि में आते हैं। नदियों, तिथियों, नक्षत्रों आदि के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग ही माने जाते हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, यमुना, पूर्णिमा, एकादशी, रोहिणी, चित्रा। ये जो नदियों के नाम है स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन इसमें अपवाद एक नदी है ब्रह्मपुत्र। इसको हम, इस नदी के नाम को हम स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं लाते हैं। जिन शब्दों के अंत में ता, ई, आई, इया, आवट, आहट, आस जैसे प्रत्यय लगाते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वीरता, ठगी, पढ़ाई, सिलाई, घबराहट, मिठास। तो ये शब्द कैसे हैं? इनके अंत में प्रत्यय लगे हुए हैं, ता, ई, आई, इया, इस तरीके से। तो ये किस कोटि में आए? स्त्रीलिंग शब्दों की कोटि में। तो ये हुए स्त्रीलिंग शब्द। ऊ अंत वाली तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो इसके उदाहरण हो सकते हैं आयु, धातु, वस्तु, मृत्यु, ऋतु। तो इस प्रकार यहाँ देखें ये कैसे तत्सम संज्ञाएं हैं, ऊ अंत वाली। तो ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख वर्ण आता है वे शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे ईख, भूख, कोख। तो इन शब्दों के अंत में क्या है? ख वर्ण आ रहा है, तो ये स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं। लघु आकार वाचक आकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग माने जाते हैं। लघु आकार वाचक आकारांत, जैसे डिबिया, लुटिया, चिड़िया, खटिया। तो ये शब्द कैसे हैं? लघु आकार वाचक आकारांत। तो ये कैसे हुए? स्त्रीलिंग। कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग रूप में होता है, जैसे सवारी, नर्स, सती, सुहागिन। नित्य पुल्लिंग, जिन शब्दों का प्रयोग नित्य या सदैव पुल्लिंग में होता है वे नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे खरगोश, खटमल, कछुआ, तोता, मच्छर, बिच्छू आदि। अब नित्य स्त्रीलिंग भी होते हैं शब्द कुछ, और जिन शब्दों का प्रयोग नित्य स्त्रीलिंग के रूप में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? नित्य स्त्रीलिंग, जैसे कोयल, मक्खी, जूं, दीमक, लोमड़ी, बुलबुल। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है कि ऐसे शब्दों में स्पष्टता लाने की ज़रूरत होती है, और स्पष्टता लाने के उद्देश्य से नर जाति के पहले नर और मादा जाति के पहले मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर कोयल या मादा कोयल। आगे बढ़ाते हुए हम वचन को स्पष्ट करेंगे कि वचन क्या होते हैं। लिंग के बाद वचन आता है। तो वचन संज्ञा का वो लक्षण है जो एक या एक से अधिक का बोध कराता है। तो वचन हम एक वचन से प्रारंभ करते हैं। तो एक वचन क्या होता है?
जो संज्ञा पद एक का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे पंखा, कमरा, घोड़ा, पुस्तक, बकरी। तो यहाँ पर कितना बोध हो रहा है? एक पद का, एक संख्या का। यहाँ पर एक से अधिक का बोध नहीं हो रहा है। बहुवचन पे आते हैं तो बहुवचन क्या होते हैं? जो संज्ञा पद एक से अधिक का बोध कराएं वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। पंखे, यहाँ पर एक से अधिक का बोध हो रहा है। कमरे, घोड़े, पुस्तकें, बकरियां। तो इन शब्दों को आप देखिए तो ये कैसे हो गए? बहुवचन, क्योंकि इसमें एक से अधिक का बोध हो रहा है। गणनीय संज्ञा पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे कमरा, कमरे, वस्तु, वस्तुएं। और अगणनीय संज्ञा पदों के लिए भी बहुवचन नहीं बनता है, जैसे दूध, घी, चीनी, पानी। वाक्य प्रयोग में कुछ नियम होते हैं एक वचन और बहुवचन के लिए। तो एक वचन का उदाहरण होगा लड़का खाना खा रहा है, और जब इसका वाक्य बहुवचन में परिवर्तित होगा तो इस प्रकार होगा लड़के खाना खा रहे हैं। एक वचन में वाक्य का जो निर्माण होगा बालक दौड़ रहा है, और जब ये बहुवचन में परिवर्तित होगा तो इस प्रकार होगा कुछ कि दो बालक दौड़ रहे हैं। संज्ञा के बाद हम सर्वनाम को स्पष्ट करेंगे। तो सर्वनाम क्या होती है? तो इसकी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, हम, तुम, उनका आदि। इसको बहुत संक्षेप में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इसकी कि सर्वनाम के भेद कौन से होते हैं और उनके उपभेद क्या हैं और उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम का प्रथम भेद है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे इसके उदाहरण होंगे मैं, हम, तुम, वह, तुम्हारा, मेरा, उनका। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक के जो उदाहरण होते हैं उसमें बोलने वाला कैसे बोलता है? मैं, हम, ऐसे प्रयोग करेगा, और सुनने वाला तुम, आप। ये मध्यम पुरुषवाचक है। तो उत्तम पुरुषवाचक क्या हुआ? बोलने वाला। मध्यम पुरुषवाचक क्या हुआ? सुनने वाला। और अन्य पुरुषवाचक शब्द सर्वनाम वो क्या है? जिसके विषय में बात की जाए। तो इस प्रकार से जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके तीन उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम का जो अन्य भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण है ये, वह, वे, यह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है और इसके उदाहरण है कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं जैसे कौन, क्या, किसको। संबंधवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत जो उदाहरण दिए जा सकते हैं जैसे उसकी, जो, जिसकी। फिर निजवाचक सर्वनाम आता है और इसके उदाहरण होंगे स्वयं, अपने आप, इस प्रकार के शब्द। सर्वनाम के बाद हम विशेषण पे संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे खट्टा, मेहनती, लाल, पतला आदि। विशेषण के भेद ये भी बहुत ही संक्षेप में बात की जाएगी इसके बारे में। गुणवाचक विशेषण, इसके उदाहरण क्या होंगे? गर्म, ये क्या है? गुण बता रहा है। रंगीन, आलसी, शांत। संख्यावाचक विशेषण, इसके दो भेद होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, जिसके उदाहरण है कुछ, कई, अनेक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके उदाहरण होंगे चार, चौगुना, तीन। फिर परिमाणवाचक विशेषण, इसके दो उपभेद होते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसके उदाहरण होंगे कम, थोड़ा, कुछ। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसके उदाहरण 1 मीटर, यहाँ पर निश्चित परिमाण की बोध हो रहा है। 1 किलो। सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण, इसके उदाहरण होंगे यह घर, यह क्या? सर्वनाम।
तो इसलिए इसे सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेत भी हो रहा है, ये बच्चे, वे अलमारियाँ। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हो तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। अब उदाहरण से हम समझेंगे कि जैसे यहाँ पर प्रथम वाक्य में लिखा है कि यह आम बहुत मीठा है, तो आम कैसा है? बहुत मीठा है। दूसरे उदाहरण में देखें, इस साल बहुत कम वर्षा हुई। और तीसरे उदाहरण में भी देखें कि राम काफ़ी तेज छात्र है। तो यहाँ पर तीनों वाक्यों में विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बता रहे हैं वे प्रविशेषण हुए। अब क्रिया पे आते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना। तो ये जितने भी शब्द अभी हमने पढ़े, ये शब्द कैसे हैं? इनसे क्रिया का बोध हो रहा है। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और इसी धातु में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो यहाँ पर उदाहरण से हमने समझाने के प्रयास किया है, धातु और ना इन दोनों को जोड़ा गया तो ये सामान्य रूप बनता है। तो धातु क्या है? पढ़, और प्लस ना तो क्या हुआ? पढ़ना। धातु में ना लगा दिया गया। इसी तरीके से लिख, लिख क्या है? धातु। तो धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो इस धातु में ना लगा दिया गया, तो लिख में ना लगा दिया गया कि तो क्या हो गया? लिखना। क्रिया की स्पष्टता के बाद क्रिया के भेद को समझने का प्रयत्न करेंगे। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य और फल दोनों कर्ता में ही रहें उन्हें अकर्मक क्रिया के रूप में जाना जाता है। उनमें कोई कर्म उपस्थित नहीं होता तो इसलिए वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बालक हंसता है, बच्चा रोता है, छात्र पढ़ता है। तो इन वाक्यों में हंसना, रोना और पढ़ना क्रिया का कार्य है और फल, फल क्या है? क्रमशः बालक, बच्चा तथा छात्र। तो ये दोनों कर्ताओं में ही रहते हैं। बालक हंसता है तो बालक ही क्या है? कर्ता, और उसका फल किस पे है? बालक पे ही। तो दोनों ही चीज़ें जो फल और कार्य क्रिया का वो कर्ता पर ही स्थित हैं। तो ऐसी क्रियाओं को अकर्मक कहते हैं, इसमें कोई भी कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम दूध पीता है, सीता फल खाती है, रोहन पत्र लिखता है। तो तीनों उदाहरणों में देखें कि दूध, फल और पत्र ये कर्म है। पीने, खाने और लिखने का कार्य तो कोई और कर रहा है। तो इस प्रकार कर्ता राम, रीता, रोहन पर क्रियाओं के फल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो अतः ये तीनों क्रियाएं कैसी हुई? ये तीनों क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। अब सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में क्या, किसे या किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर को देखा जा सकता है। जैसे कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य है और उस वाक्य में प्रश्न लगा, क्रिया में जो क्रिया है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, उसमें हम प्रश्न करेंगे क्या, किसे या किसको, और प्रश्न लगाने के बाद हम देखेंगे कि उसमें कैसा उत्तर आ रहा है। तो उस उत्तर से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो यदि उत्तर में कोई व्यक्ति या वस्तु आती है तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया। और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब जैसे राम सोता है, मोहन हंसता है, बालक रोता है।
इसी प्रकार से राम सोता है, यहाँ पर उत्तर नहीं आ रहा है। आपने प्रश्न किया था क्या, किसे या किसको, तो यहाँ पर किसी प्रकार का उत्तर नहीं आ रहा है। राम क्या सोता है, तो राम यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा है। मोहन हंसता है, किसे हंसता है, मोहन हंस रहा है, तो किसे कोई कर्म नहीं दिख रहा है। बालक रोता है। अब यहाँ पर जब आप सकर्मक क्रिया के वाक्य उदाहरण में देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से ये अकर्मक क्रिया से भिन्न है। जब आप प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर में कोई व्यक्ति या वस्तु आए तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। पहले ही हमने बताया अगर उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। उदाहरण में हम देखें, जैसे रीमा कहानी लिखती है, रोमा फल खाती है, मीना गीत गाती है। तो यहाँ पर प्रश्न करके देखा जाए, ठीक है। तो अब पहला जो वाक्य था वो क्या कर रही थी, पत्र लिखती थी। तो अब रीमा क्या लिखती है, कहानी। रोमा क्या खाती है, तो उत्तर मिल रहा है फल खाती है। मीना क्या गाती है, तो उत्तर मिल रहा है गीत। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि लिखती है, खाती है, गाती है, ये क्रियाएं कैसी हैं, सकर्मक क्रियाएं। क्रिया के भेद को हम बनावट या संरचना के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो इसके जो भेद हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। मुख्य क्रिया, जो पहला भेद है वो मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या होती है, जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गया, उसने लिखा, तो यहाँ पर क्रिया कितनी है, एक ही क्रिया है और वो क्या है, सामान्य क्रिया, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया दूसरा भेद है। सहायक क्रियाएं जब मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती हैं तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह अब चल सकता है, तो सकता क्या, सकना। मोहन खाना खा चुका है, चुकाना। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त हो रही हैं। खाना खा चुका मतलब चुकाना, तो इसलिए ये क्या हुई, संयुक्त क्रियाएं। बनावट या संरचना के आधार पर एक और भेद होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है, तो वे क्या कहलाती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं। जैसे पढ़ना से पढ़वाना। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापदों को नाम धातु क्रियाएं कहा जाता है। जैसे वह उसका बटुआ हाथ में लेकर चला गया, तो इस वाक्य में हाथ नाम अर्थात संज्ञा है। हाथ क्या है, नाम है, तो उसे क्या कहेंगे, संज्ञा। तो यदि इस वाक्य को इस तरह प्रयोग किया जाए कि उसने उसका बटुआ हथिया लिया, तो इसमें हथिया क्या हुआ, नाम धातु क्रिया हो गई। तो ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या होती है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाकर बाजार गया, तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है, गया, और उसके पूर्व क्रिया क्या आई, खाकर, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई, खाकर। अब कुछ भेद और हैं क्रिया के जो कर्म के आधार पर होते हैं, और इसको हमने पहले ही स्पष्ट किया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसको दोबारा केवल उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि अकर्मक क्रिया जैसे हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, बैठना आदि, और सकर्मक क्रिया पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, तोड़ना, ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। बनावट या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को यहाँ पर सारणीबद्ध किया गया और उनके उदाहरण दिए गए हैं। मुख्य क्रिया, इसके उदाहरण रोता रहा, दौड़ गया, पी लिया, ये सिर्फ पुनः दोहराए जा रहे हैं क्योंकि विस्तार से आपको पढ़ाया गया है, उसको स्पष्ट कर सकें अन्य उदाहरणों के द्वारा। तो मुख्य क्रिया के उदाहरण रोता रहा, दौड़ गया, पी लिया। संयुक्त क्रिया के उदाहरण कर लिया, गाता गया। प्रेरणात्मक क्रिया के उदाहरण लिखवाना, चलवाना, कटवाना। नाम धातु क्रिया, इसके उदाहरण होंगे शर्माना, लजाना,
और पूर्वकालिक क्रिया लिख कर, नहा कर। तो ये संक्षेप में सारे उदाहरण एक सारणी में क्रिया भेद के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो आज का पाठ रहा, इस पाठ में भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं पर आधारित था और इस पाठ के अंतर्गत संज्ञा के विकारी तत्वों का वर्णन करने के साथ साथ लिंग एवं वचन पर भी प्रकाश डाला गया। लिंग पहचान के नियम बताए गए। उसके साथ साथ ये भी स्पष्ट किया गया कि संज्ञा में विकार लिंग, वचन व कारक के कारण होता है और सर्वनाम के साथ विशेषण को भी परिभाषित किया गया। सर्वनाम संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, जबकि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। पाठ के अंत में क्रिया और क्रिया के भेद का वर्णन करते हुए अकर्मक एवं सकर्मक क्रियाओं को विभिन्न उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट किया गया। अतः अगले प्रकरण में संज्ञा में विकार को अधिक समझने के लिए कारक एवं विभक्ति का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा और यह पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। नमस्कार।